अमेरिका के सुदूर रेगिस्तान में जमीन से उजागर हो रहे हैं रहस्यमय पिरामिड्स। इंसानों के इतिहास में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। ये वाकई यूनिक है। हजारों साल रेत में दफन रहने के बाद हाल ही में खोजे गए ये पिरामिड्स उसी समय में बने थे जब मिस्र के गीजा के विशाल पिरामिड्स बन रहे थे। क्या उन लोगों ने साउथ अमेरिका का पहला पिरामिड बनाया था? इन चीजों को किस तरह सलामत रखा गया है, यकीन नहीं होता। अब नई मैपिंग टेक्नोलॉजी से जांचकर्ताओं को कराल के रहस्यों को सुलझाने के लिए उसकी गहराइयों में उतरने का मौका मिल रहा है। आखिर उन्हें किसने बनाया था और क्यों? पिरामिड्स बनवाना, स्मारक बनवाना, सब कुछ धार्मिक काम था। और क्या ये अमेरिकी महाद्वीपों में पहली सभ्यता को जन्म देने वाली जगह थी? ऐसा लगता है कि ये बाकी दुनिया के मुकाबले सिविलाइजेशन को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले गए। इनके जवाब पाने के लिए हम इस बहुत पुराने अजूबे की परतों को उधेड़ेंगे। हम इसके विशाल पिरामिड्स की गहराइयों में उतरेंगे, कई टन रेत के अंदर, ताकि साउथ अमेरिका की उस खोई हुई सभ्यता की कमाल की कहानियों को सामने ला सकें, जो अचानक बिना कोई निशान छोड़े रेत में गायब हो गई थी। ये है पेरू में पिरामिड्स का एक रहस्यमय सिलसिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने महज 20 साल पहले इस सुनसान रेगिस्तानी जगह पर खुदाई शुरू की थी। तब से अब तक ये जांचकर्ताओं को हैरत में डाल रही है। आखिर साउथ अमेरिका की एक मुश्किल जगह में ये कमाल के निर्माण क्यों मौजूद हैं? रिसर्च करने वाले लोग आज खोई हुई बेजोड़ सभ्यता को उजागर कर रहे हैं। ऐसी सभ्यता जो जेफ रोज जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को इस महाद्वीप में सभ्यताओं के पनपने के तरीके पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रही है। आर्कियोलॉजिस्ट्स के यहाँ काम शुरू करने से पहले हमें लगता था कि पूरी दुनिया में 4 या 5 कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशंस होंगी, लेकिन इस साइट के मिलने के बाद इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। और यहाँ हमें जो चीजें मिली हैं वो किसी भी पुरानी सभ्यता में पहले नहीं मिली। कराल पूरी दुनिया में सबसे असाधारण आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। रेत, चट्टानों और मलबे के नीचे एक रहस्यमय पिरामिड जैसी इमारत है जो हजारों सालों से अछूती पड़ी है। इसका निचला हिस्सा फुटबॉल के 5 मैदानों जितने इलाके में फैला है। एक 98 फुट ऊंचा स्ट्रक्चर जो कई प्लेटफॉर्म्स का बना है। इसके सामने पत्थरों से बना एक अनोखा दायरा है जिसकी दीवारें 3 मीटर ऊंची हैं और 2 सीधे खड़े पत्थरों से घिरी सीढ़ियां हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को पास ही पिरामिड जैसी 5 और इमारतें मिली हैं। क्या यह बड़ा सा पुराना शहर सभ्यताओं के पैदा होने के बिल्कुल नए तौर तरीके पेश कर सकता है? 15वीं सदी के आखिरी हिस्से में जब यूरोप के लोग अमेरिकी महाद्वीपों पर पहुंचे तो उन्हें माया, एस्टेक और इनका सभ्यताएं मिली। ये सब उन्नत लेकिन मारकाट में डूबी सभ्यताएं थीं। जेफ रोज शुरुआती समाजों के एक्सपर्ट हैं। ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये अमेरिकी सभ्यताएं युद्ध से जन्मी थीं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते थे कि उस समय लोग इसलिए मिलकर रहते थे ताकि अगली घाटी के लोगों से एक दूसरे की हिफाजत कर सकें। ऐसा करके वो अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना रहे थे, वो ज्यादा सामाजिक होते जा रहे थे और फिर जल्दी ही एक सिविलाइजेशन बन जाती है। कम से कम पिछले 100 सालों से तो हम यही मानते आए हैं। कराल सभ्यता के बनने के बिल्कुल नए तौर तरीके पेश करता है क्योंकि एक्सपर्ट्स को हैरत अंगेज ढंग से यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। तो क्या कराल युद्ध से नहीं बल्कि शांति से पनपा था? जेफ भी यहां इसका जवाब ढूंढ रही आर्कियोलॉजिकल टीम में शामिल हैं। यहां कराल में खुदाई की इंचार्ज रूथ शैडी सोलिस लगभग 25 साल पहले यहां पहली बार आई थीं। जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये बस एक रेगिस्तान था। सब कुछ रेत से ढका था और यहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि ये जगह कभी बसी ही नहीं थी। लेकिन रूथ की राय अलग थी और इन्होंने 1996 में यहाँ खुदाई शुरू की। जल्दी इन्हें एहसास हो गया कि यह जगह बहुत पुरानी थी और शायद ये अमेरिकी महाद्वीपों की सबसे पुरानी सभ्यता हो। लेकिन मुझे ठीक से ये पता नहीं था कि ये सभ्यता यहाँ किस समय की थी। अब तक एक्सपर्ट्स का मानना था
कि अमेरिकी महाद्वीपों में ओलमेक सबसे पुरानी सभ्यता थी। वो लोग लगभग 1500 ईसा पूर्व से मेक्सिको में रहते थे। क्या कराल उससे भी पुराना हो सकता है? कराल किस समय का है, इसके सबूतों की खोज शहर के सबसे बड़े पिरामिड के अंदर शुरू हुई। ग्रेट पिरामिड प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसमें बाहरी हिस्सा पत्थर और गारे की दीवारों के सिलसिले से बना है। उन्हें नीचे से मजबूती देने के लिए ठूस ठूस कर भरी गई बजरी की परत है। अंदरूनी रिटेनिंग वॉल यानी बोझ झेलने वाली दीवार के निचले हिस्से में शीक्रस कहलाने वाले जालों में बांधकर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे ताकि निर्माण मजबूत रहे। क्या इन अनोखी थैलियों में पिरामिड की उम्र छिपी हो सकती है? रेगिस्तान की सूखी हवा ने शिक्रास को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रखा है, लेकिन ये यहां कब से पड़े हुए हैं? ये जाल सरकंडों या घास जैसी जैविक चीज से बने हैं, इसीलिए वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग से इनकी उम्र का पता लगा सकते हैं। प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट प्लिनियो गिजेल अलार्कॉन यहाँ शिक्रास निकाल रहे हैं। शिकरा बैग पौधों के रेशों से बने हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये इमारतें कब बनी थीं। तो ये जगह कितनी पुरानी है? प्लिनियो के नतीजों से पता चला कि ये उम्मीद से ज्यादा पुरानी है। कराल सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है, यानी ओलमेक, मायन या इनका सभ्यताओं के पनपने से हजारों साल पुरानी। इससे हमें पता चलता है कि ये अमेरिकी महाद्वीपों का सबसे पुराना शहर है। ये कमाल की खोज है। इस जगह पर इसका होना अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में सभ्यताओं के पनपने के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। शिक्रास से पता चलता है कि इस महाद्वीप पर सभ्यता एक्सपर्ट्स के पुराने अनुमानों से काफी पहले शुरू हुई थी, जिसका मतलब है कि कराल के ये निर्माण उसी दौर में हुए थे जब प्राचीन मिस्र के लोग गीजा में अपने विशाल पिरामिड्स बना रहे थे। यहाँ एक और हैरत अंगेज बात है। जेफ ने उस समय की जितनी भी जगहों पर काम किया है, वहां से चिकनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं, लेकिन कराल में अब तक एक भी नहीं मिला। 7 या 8 हजार साल पुरानी किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिट्टी के बर्तन मिलना सबसे आम बात है। इनका इस्तेमाल हर चीज के लिए होता था, पानी रखने के लिए, खाना बनाने के लिए। ये टिकाऊ होते हैं, जमीन के अंदर डिके नहीं होते, इसलिए यहाँ इनका ना मिलना एक बहुत ही अजीब बात है। हजारों सालों तक मानव सभ्यताएं खाना पकाने और खाना, पानी और दूसरी चीजें रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों पर निर्भर थीं। शुरुआती कारीगर अपने हाथों से मिट्टी को आकार देते थे, फिर उन्हें खुली आग में पकाकर ऐसे सख्त बर्तन तैयार करते थे जो हजारों सालों तक सलामत रहते थे। समय के साथ साथ सभ्यताओं ने अपने हुनर को कला के रूप में विकसित किया और बहुत सजावट वाले फूलदान वगैरह बनाने लगे, जिनसे उनकी संस्कृति का पता चलता है। चीन से मिस्र तक सभी बड़ी सभ्यताओं में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, बस कराल में नहीं मिले। आखिर क्यों? टीम का मानना है कि कराल एक अनोखी सभ्यता थी, जहां लोगों ने मिट्टी के बर्तन को आग में पकाने जैसे मामूली हुनर में महारत हासिल करने से काफी पहले ही बड़े बड़े जटिल पिरामिड्स का निर्माण कर लिया था। ये सब देखकर लगता है कि ये बाकी दुनिया के मुकाबले सिविलाइजेशन को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले गए। लेकिन ये पिरामिड्स यहाँ क्यों बनवाए गए थे और इनका मकसद क्या था? पैलियोपैथोलॉजिस्ट गुइडो लोम्बार्डी पूरी सूपे वैली में मिले प्राचीन कंकालों की हड्डियों की जांच कर रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग थे। क्या उनकी जिंदगी और मौत से ये रहस्य खुल सकता है कि इन विशाल पिरामिड्स का क्या इस्तेमाल था? इसका सुराग इस प्राचीन निर्माण यानी कराल के ग्रेट पिरामिड में दफन एक कंकाल में छिपा हो सकता है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर आपस में जुड़े कमरों में एक सिलसिले की टूटी फूटी दीवारें हैं। उनके बीच अनुष्ठानों वाला कक्ष यानी सेरेमोनियल चेंबर है, जो शहर के कुलीनों के लिए बहुत अहम होगा।
इस कमरे में खुदाई करने पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक दिल दहला देने वाली चीज मिली। यहां मलबे के बीच एक इंसान का कंकाल है जिसे 4000 सालों से किसी ने नहीं देखा। ये कौन हो सकता है? क्या इस खोज से पता चल सकता है कि इस पुरानी इमारतों का क्या मकसद था? गुइडो ने कंकाल की जांच की, जो पिरामिड की सुरक्षित दीवारों के बीच बहुत सही सलामत हालत में है। इसके दांतों से ये पता चलता है कि वो बहुत अच्छी हालत में थे, इसलिए ये आदमी 30 या 40 के आसपास का रहा होगा। गुइडो ने इसकी रीढ़ की हड्डी पर गौर किया। इन्हें इसके लोअर वर्टिब्रे में हड्डियां थोड़ी बढ़ी हुई मिली। ये चीज बताती है कि ये शख्स भारी वजन ढोया करता था। ये इतना वजन ढोता था कि इसकी रीढ़ को मजबूत बनाने के लिए इसके शरीर को अतिरिक्त हड्डी बनानी पड़ गई। इसके पैरों में भी नुकसान के निशान हैं। दरअसल ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एक ऐसी बीमारी है जो कि एथलीट्स में दिखती है। ये सबूत बहुत कड़ी मेहनत की कहानी की ओर इशारा करते हैं। ये कामगार बहुत भारी वजन को दूर तक ढोता था, लेकिन इसकी खोपड़ी की हड्डी की दरारों से गुइडो को लगता है कि यह हादसे में नहीं मरा था। इन्हें शक है कि इस पर हमला करके जिंदा ही गड्ढे में डाल दिया गया होगा। उस आदमी को वहां पर डालकर बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया गया और इससे ये हुआ कि उसकी कई हड्डियां भी टूट गईं और उसने ऐसे ही जिंदा दफन होकर दम तोड़ा। कंकाल की स्थिति से गुइडो को पता चल गया कि उसे क्यों मारा गया था। उस समय उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे, हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि उस शख्स की शायद बलि दी गई थी। पिरामिड के अंदर देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए इस आदमी को मारकर दफना दिया गया था। जहां तक मैं समझता हूं, इस पिरामिड के तैयार होने के बाद इस आदमी को उसके रक्षक के रूप में वहां दफनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन पिरामिड्स में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे ताकि समुदाय को एकजुट रखा जा सके। हमें जो जानकारी है उसके अनुसार कैरल एक बहुत ताकतवर धर्म के तरह तरह के अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ था। इस कंकाल से हमें पता चलता है कि यह अनुष्ठान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लगभग पूरी दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं देवताओं की आराधना करती थीं। उन्हें खुश करने के लिए पवित्र जगहों पर अनुष्ठानों में चढ़ावा चढ़ाया जाता था। अगर लोगों को लगता था कि देवताओं को रक्त की प्यास है, तो उन्हें मानव बलि चढ़ाई जाती थी। कराल के शांत शहर में इस तरह बलि चढ़ाना अपेक्षाकृत असामान्य था, लेकिन बड़े बड़े धर्म स्थलों और वेदियों से पता चलता है कि धर्म उनकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा था। तो ये अनुष्ठान किसकी देखरेख में होते थे? क्या समाज में दबदबा रखने वाला उच्च वर्ग जनता पर पकड़ बनाए रखने के लिए इन पिरामिड्स का इस्तेमाल कर रहा था? आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अलग अलग वर्गों वाला समाज एक विकसित सभ्यता की पहचान है। इस महिला का कंकाल कराल के पास मिला है। इससे पता चलता है कि वहां उच्च वर्ग के कुलीन होते थे और वो अपने रुतबे और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए काफी कुछ करते थे। इस महिला की खोपड़ी अनोखे ढंग से चपटी है। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, ये किसी हादसे से नहीं हुआ है। इसमें कहीं हड्डी के टूटने के निशान भी नहीं है। इस महिला के जीवित रहते हुए ही इसके सिर का आकार बदल दिया गया था। इस तरह आकार बदलने के लिए सिर को कसकर बांध दिया जाता है। हम जानते हैं कि वो बच्चे 1 साल का होने से पहले ऐसा किया करते थे। ऐसा लगता है कि इस समाज में ये ऊंचे रुतबे का प्रतीक था। इस महिला के और बलि चढ़ाए गए कामगार के कंकालों से साफ है कि कराल के लोग उच्च और निम्न वर्ग में बटे हुए थे। ये समाज की जटिल संरचना थी जिसमें अलग अलग सामाजिक वर्ग थे। कुलीन लोग एक धर्म का पालन करवाते थे
जो उनकी सत्ता बनाए रखता था और उनके अनुष्ठानों में पिरामिड्स सबसे अहम थे। लेकिन ये लोग इस रेगिस्तान में आकर कैसे बसे और उन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक में इतने कमाल का शहर कैसे बसाया? कराल पेरू के तटीय रेगिस्तान के बीच में है। ये एंडीज और प्रशांत महासागर के बीच का सूखा इलाका है। यहाँ साल भर में लगभग 2.5 सेंटीमीटर बारिश होती है। किसी जगह पर लोगों के बसने के लिए सबसे जरूरी होता है पानी। पानी की ही वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की प्यास बुझ सकती है और पेड़ पौधों को भी पानी मिल सकता है। तो इस पूरे समुदाय का अस्तित्व इस बात पर टिका है कि यहाँ मीठे पानी का कोई भरोसेमंद जरिया है या नहीं। उन लोगों को निश्चित रूप से कहीं से तो पानी मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने जो शहर बनाया था वो बहुत बड़ा था। अपने अच्छे दिनों में कराल वाकई एक शानदार शहर रहा होगा। सर्कुलर प्लाजा को सफेद रंगा गया था। 3 मीटर ऊंचा ये दायरा अनुष्ठानों और बड़ी सभाओं के लिए बना था। विशाल मुख्य सीढ़ियों के ऊपर एक वेदी थी जिसके बीच में अग्निकुंड था और इससे पता चलता है कि ये समाज एक संगठित धर्म पर केंद्रित था। और शहर में 3000 से ज्यादा लोगों के रहने लायक इमारतें थीं। इस शहर के बड़े आकार से पता चलता है कि कराल के लोग बस किसी तरह नहीं जी रहे थे, बल्कि खूब फल फूल रहे थे। आखिर दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक में यह कैसे मुमकिन था? आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्डेमार क्रिस्पिन बाल्टा इसके जवाब ढूंढ रहे हैं। ये हरी पट्टी यहाँ की पतली सी सूपे नदी के इर्द गिर्द है। जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने इस बात के सबूत ढूंढ लिए हैं कि कराल के लोग नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाना जानते थे। इस वक्त आप ये जो जगह देख रहे हैं जहां हम सफाई कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनकी नहर रही होगी। पत्थर पर मुश्किल से नजर आ रहा ये चैनल अमेरिकी महाद्वीपों में सिंचाई के सबसे पुराने इंतजाम का हिस्सा हो सकता है, जिसे साउथ अमेरिका की किसी और सभ्यता के वाटरवेज से सदियों पहले बनाया गया था, उसी दौर में जब प्राचीन मिस्र के लोग नहर बना रहे थे। आल्डेमार का मानना है कि इन्होंने यहाँ जो ढूंढा है वो नहरों के एक बड़े सिस्टम का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम आगे भी इस तरह खुदाई जारी रखेंगे और इससे कराल के चारों तरफ फैले हुए पूरे कनाल सिस्टम का पता चल सकता है। लेकिन कराल के लोगों के लिए एक बड़ी दिक्कत थी। सूपे नदी साल में सिर्फ 5 महीने दिसंबर से अप्रैल तक बहती है। साल के बाकी समय ये सूखी रहती है। जब नदी में पानी नहीं होता था तो लोगों को सूखे के खतरे का सामना करना पड़ता था। जिंदा रहने के लिए उन्हें नहरों में पानी पहुंचाने का कोई और जरिया ढूंढना था। तो जान बचाने वाला ये पानी कहां से आता था? नदी के सूखने पर भी सूपे वैली में पानी का अनोखा जरिया था। एंडीज की ऊंची चोटियों से पानी चट्टानों में रिसता हुआ नीचे घाटी में पहुंचकर मीठे पानी के झरनों के रूप में निकल आता था। इस भूमिगत स्रोत से किसानों को अपनी फसलों के लिए साल भर पानी मिलता था, यहां तक कि सबसे सूखे दौर में भी। साल भर पानी मिलने से कराल में जिंदगी मुमकिन थी। इससे वो अपनी पूरी आबादी के लायक खेतों की सिंचाई कर पाते। लेकिन अब एक्सपर्ट्स को पता चल रहा है कि वो इस बेशकीमती पानी का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाने की चीजें उगाने के लिए नहीं करते थे। आल्डेमार की टीम पुराने जमाने के किसानों के छोड़े हुए मलबे में सुराग ढूंढ रही है। मैं जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस को जानता हूँ, उनमें से हर सिविलाइजेशन में कम से कम एक अनाज खास होता है, चाहे वो चावल हो, कॉर्न हो, गेहूं हो या बार्ली हो। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ इस मिट्टी में किस तरह के बीज हैं, वो लोग इस घाटी में उगा क्या रहे थे। आल्डेमार ने पाया कि यहाँ लोग कुछ सब्जियां और फल उगाते थे। हमें इसमें अचीरा, चिली, पकाए फ्रूट और अमरूद के बीज मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल ने सबको हैरत में डाल दिया।
हमें लगातार कपास के बीज भी काफी तादाद में मिल रहे हैं, जैसे कि आप इस सैंपल में देख सकते हैं। जेफ जैसे आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक 5000 साल पहले जो होना चाहिए था, कराल ने एक बार फिर उसे गलत साबित कर दिया। ये बात अजीब लगती है कि वो इतनी मेहनत कपास उगाने के लिए कर रहे थे, लेकिन सुमेरियंस की बात करें तो वो लोग गेहूं या बारले उगाते थे। माया लोग मक्के की खेती कर रहे थे, क्योंकि ये सब जनता का पेट भरने वाली चीजें हैं। लेकिन ये लोग ऐसी चीजें उगाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे जिन्हें आप खा नहीं सकते। तो ये लोग जिंदा कैसे रहते थे? कराल में मिली सूत से बनी बारीक चीज से सुराग मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मछली पकड़ने का जाल है। क्या कराल के लोग मछली पकड़ने का साजो सामान बनाने के लिए कपास उगा रहे थे? अगर हाँ तो क्यों? क्योंकि ये शहर समंदर से 16 किलोमीटर दूर है। जांचकर्ताओं ने पिरामिड्स में सुराग ढूंढने की कोशिश की। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले गैलरी पिरामिड को ढूंढा तो उन्हें वहां अनोखी चीजों का खजाना मिला, जिसमें देवताओं के चढ़ावे में एक राफ्ट के हिस्से भी थे। आगे जांच करने पर उन्हें और भी हैरत अंगेज चीज मिली। पिरामिड के सबसे ऊपर बने अनुष्ठान कक्ष में इन्हें एक पेड़ का तना मिला, जिसके चारों तरफ बहुत करीने से ब्लू व्हेल की रीढ़ की हड्डियां रखी थीं। आखिर रेगिस्तान की सभ्यता ने अपने स्मारक में समुद्र से जुड़ा चढ़ावा क्यों भरा हुआ था? इन सुरागों से लगता है कि कराल के अस्तित्व में समंदर की अहम भूमिका थी, लेकिन तट से दूर रहने वाले समाज में आखिर उसकी क्या भूमिका थी? गैब्रियल प्रिएटो बर्मेस्टर पेरू के समुद्री इतिहास में महारत रखने वाले एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये अपनी लैब में तट के पास के शहर वानचाको में एक आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली चीजों को परख रहे हैं। ये जिस शहर का अध्ययन कर रहे हैं वो कराल से 1000 साल बाद बसा था, लेकिन गैब्रियल का मानना है कि उससे कराल के पुराने इतिहास की पहेली सुलझ सकती है। यहाँ के शुरुआती मछुआरे हुक्स और लाइन्स से शार्क का शिकार करते थे। हमें खुदाई में शार्क की रीढ़ की हड्डियां मिली हैं, 16,000 से भी ज्यादा, और शार्क के ये बढ़िया दांत भी हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वो लोग वाकई इन बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर सकते थे। लेकिन 3 मीटर लंबी शार्क्स का शिकार करना अपने परिवार के पेट भरने का जोखिम भरा तरीका था। जल्दी वानचाको के लोग एक नई और कारगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। ये मछली पकड़ने के जाल के 2 खूबसूरत उदाहरण हैं। जाल से वो छोटी मछलियां पकड़ सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में। शायद सबसे अहम बात यह है कि ये सब कॉटन के बने हैं। आज भी वानचाको के मछुआरे मामूली जालों और सरकंडे से बनी पारंपरिक नावों का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके पूर्वजों से चला आ रहा तरीका है। गैब्रियल का मानना है कि जालों के जरिए पुराने जमाने के लोग अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा मछलियां पकड़ लेते थे। बची हुई मछलियों को वो दूसरी चीजों से बदल लेते थे या बेच देते थे। वानचाको के लोग सभ्यता के लिए जरूरी प्रक्रिया यानी व्यापार शुरू कर रहे थे। वो लोग ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल कर रहे थे, और वो एक ज्यादा ओपन समुदाय था जो बचे हुए शिकार को दूसरी चीजों से एक्सचेंज करता था। ये चीजें कराल में धर्मस्थल में चढ़ाई गई चीजों से काफी मिलती जुलती हैं। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि कराल जालों के बदले मछली का लेन देन करता था, लेकिन लगभग 1000 साल पहले। क्या ये मामूली जाल अमेरिकी महाद्वीपों में पनप रहे पहले व्यापार के प्रतीक हैं, जो लगभग 5000 साल बाद आज के कारोबार में भी लगातार कायम है? जब आप अलग अलग इलाकों की चीजों की अदला बदली करते हैं तो असल में सभ्यता की सबसे अहम चीजों में से एक को बढ़ावा दे रहे होते हैं। एक तरफ सामाजिक मेलजोल बढ़ता है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे होते हैं। जानकारों का मानना है कि कराल में ये संपन्नता किस्मत से नहीं मिली थी। इसके पीछे जलवायु में अचानक आए बदलाव का हाथ था।
साउथ अमेरिका के तट के साथ साथ बहने वाली एक ठंडी धारा से यहाँ समुद्री जीवन की भरमार बनी रहती है। लेकिन लगभग 5000 साल पहले पानी गर्म हो गया और वहां अलग तरह की मछलियां आ गईं। ट्यूना जैसी बड़ी प्रजातियों की जगह छोटी मछलियों के झुंड आ गए। अब मछली पकड़ने के तरीके में बदलाव की जरूरत थी। अब मछुआरों को कांटे की जगह जालों की जरूरत थी। जाल बनाने लायक कपास मछुआरे खुद नहीं उगा सकते थे, लेकिन कराल के लोगों के पास काफी कपास था, इसीलिए व्यापार से दोनों को फायदा हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट पेड्रो नोवोआ बेयोटा कराल के जालों पर गौर कर रहे हैं। इनका मानना है कि जालों के छेदों से पता चलता है कि यहाँ कौन सी मछलियाँ सबसे ज्यादा पकड़ी और बेची जाती थीं। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो अलग अलग तरह के छेदों वाले अलग अलग जाल हैं, और इससे ये जाहिर है कि छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ज्यादा छोटे छेदों वाले जाल बनाने में उन्हें महारत थी। तो कराल के लोगों के लिए खाने के स्रोत के रूप में मछली कितनी अहम थी। पेड्रो खुदाई की जगह के मलबे में सबूत ढूंढ रहे हैं कि उस समय लोग क्या खाते थे। हैरत अंगेज ढंग से इन्हें लामास, गिनी पिग्स या हिरणों जैसे स्तनधारी जानवरों की हड्डियां बहुत कम मिली, लेकिन एक प्रजाति की हड्डियों की भरमार है। ये एंचोवीज की रीढ़ की हड्डी है। ज्यादातर खुदाई में लगभग 80% एंचोवीज मिली हैं। ये छोटी एंचोवी मछलियों से पता चलता है कि ये बड़ा सा शहर किस हद तक बाहर से लाई गई मछलियों पर निर्भर था। कराल में 1000 से 3000 लोगों की खुराक जितना अनाज उगाया जाता था, जो कि काफी बड़ी आबादी है। कराल काफी बड़ा शहर था जहां ढेर सारे खाने की जरूरत थी। कपास की खेती पर जोर देकर और कपास से मछली खरीदकर इस सभ्यता ने अपने नागरिकों के लिए प्रोटीन की अच्छी सप्लाई का तरीका विकसित कर लिया था। कपास के बदले मछली की अदला बदली करने वाले कराल के नागरिकों की सभ्यता खूब पलने बढ़ने लगी। कराल काफी बड़ा बाजार था। वो मछली पकड़ने वालों और खेती करने वाले लोगों के आपस में मिलने और अपनी चीजों की अदला बदली करने के लिए बिल्कुल सही जगह थी। और ये ऐसी चीज है जो ज्यादा जटिल जिंदगी की ओर ले जाती है। पिरामिड्स भी एक आकर्षण थे जो व्यापारियों को इस शहर की ओर खींचते थे। कराल में बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें थीं जहां वो जाकर प्रार्थना कर सकते थे, अपने उत्पादों के साथ दूसरी चीजों की अदला बदली भी कर सकते थे। अमेरिकी महाद्वीपों की दूसरी शुरुआती सभ्यताओं के उलट ये समाज युद्ध से नहीं जन्मा था। कराल के लोगों ने अपने पड़ोसियों पर हमला करने की बजाय शांतिपूर्वक व्यापार से एक संपन्न संस्कृति बनाई। लेकिन लगभग 4000 साल पहले इस शहर को अचानक छोड़ दिया गया। यहाँ 1600 ईसा पूर्व के बाद इंसानी गतिविधियों के कोई सबूत नहीं है। आखिर यहाँ क्या गड़बड़ी हुई थी? आर्कियोलॉजिस्ट डैन सैनवाइस पता लगा रहे हैं कि क्या कुदरत की सबसे विनाशकारी ताकतों में से एक ने कराल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देखिए ये चीजें कितनी सही सलामत है, वाकई कमाल की बात है। यहाँ इस तट के आसपास इस तरह हर चीज का बिल्कुल सूखी हुई और सही सलामत हालत में मिलना सचमुच कमाल है। इनकी राय में कराल की सबसे बड़ी इमारत से पता चल सकता है कि यहाँ तबाही की वजह क्या थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पहले ग्रेट पिरामिड को खोद कर निकाला तो उन्हें उसमें काफी नुकसान नजर आया था। पवित्र अग्निवेदी से होकर एक बड़ी सी दरार फैली हुई थी। उसने अनुष्ठान वेदी को 2 हिस्सों में बांट दिया था और इमारत का दक्षिणी हिस्सा झुककर किनारे खिसक गया था। जिससे पूरे पिरामिड की शक्ल बिगड़ गई थी। क्या किसी विनाशकारी भूकंप ने कराल के लोगों को अपने पवित्र शहर से भागने पर मजबूर कर दिया था? पूरे इतिहास में कुदरती आफतों ने कई संस्कृतियों और सभ्यताओं को बर्बाद किया है। क्या कराल का भी यही हश्र हुआ? कराल जिस जगह पर है वो दुनिया में भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाली जगहों में से एक है।
ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां प्रशांत महासागर के अंदर एक प्लेट साउथ अमेरिका महाद्वीप के नीचे घुसकर उसे ऊपर की ओर धकेल रही है। उसके फंसने से रगड़ पैदा होती है और छूटने पर जबरदस्त भूकंप आते हैं, और यहाँ लगभग हर 50 साल में जबरदस्त भूकंप आते हैं। कराल के ग्रेट पिरामिड की इमारतों की बुनियाद में आए झुकाव को नापकर हिसाब लगाया जा सकता है कि उस इमारत को तबाह करने वाला भूकंप कितना तेज था। अगर भूकंप काफी तेज न हो तो इतने बड़े पिरामिड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूकंप की तेजी का हिसाब लगाने के लिए डैन ने इन आंकड़ों को भूकंप के ऐतिहासिक आंकड़ों से मिलाकर देखा। पेरू के तट पर आने वाले बड़े भूकंपों का केंद्र तट के किनारे एक सीध में नजर आता है, और वो यहाँ से महज 32 किलोमीटर दूर है। और इतने फासले से करैल में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया होगा, जो कि काफी तेज कहा जा सकता है। वो अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले भूकंपों में से एक से लगभग 6 गुना तेज होगा। 1994 में कैलिफोर्निया में आया भूकंप 6.7 तीव्रता का था। उससे $40 अरब का नुकसान हुआ, 60 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, और ये उससे भी बुरा होगा। डैन का मानना है कि इतने बड़े भूकंप से ग्रेट पिरामिड की पवित्र इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई होंगी। उस भूकंप से हुए नुकसान की एक मिसाल यहाँ इस दीवार पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं ऊपरी हिस्सा कैसे इस तरफ को खिसक गया है, निचला हिस्सा बाहर आ गया है, ये बीच में भी उभर गया है। इन दीवारों को देखें तो ये कम से कम 20 डिग्री पर पीछे मुड़ गई हैं। अगर ये आज के किसी शहर में होता तो जबरदस्त तबाही मचती। क्या इस डरावनी घटना ने लोगों को कराल से जाने पर मजबूर कर दिया था? आर्कियोलॉजिस्ट डावी पलिमो ओलिवोस का मानना है कि लोग जाने पहचाने खतरों से डरकर नहीं भागते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। भूकंप की वजह से लोगों के कराल से चले जाने की आशंका बहुत कम लगती है, क्योंकि कराल की सभ्यता अपनी शुरुआत से ही भूकंपों का सामना कर रही थी। अर्थक्वेक्स के बावजूद ये सभ्यता यहाँ लगातार 1000 सालों तक बसी रही। दावीद ने यहाँ जो जांच की है उससे मरम्मत के सबूत मिले हैं। जाहिर है कि कराल के लोग इमारतों को ठीक करने के लिए यहाँ टिके हुए थे, लेकिन एक बात इन्हें समझ में नहीं आ रही है कि ग्रेट पिरामिड आखिर गिरा क्यों नहीं। इसकी बनावट की जांच करने पर इन्हें एक हैरत अंगेज जानकारी मिली है। कराल के आर्किटेक्ट्स ने निर्माण की ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे भूकंप से कम नुकसान हो। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि कराल की सभ्यता एंटी साइस्मिक यानी भूकंप रोधी तरीके जानती थी, यानी अंदरूनी हिस्सों को इस तरह बनाया जाता था कि उन्हें भूकंप के नुकसान न हो या वो गिरे नहीं। इनका मानना है कि पिरामिड को मजबूती देने वाले शीक्रस से उन्हें कुछ हद तक भूकंप को झेलने की क्षमता मिली थी। एक दूसरे के ऊपर ठूस ठूस कर भरने पर इनसे बनी बुनियाद से भूकंप के झटकों का असर बहुत कम हो जाता है। इससे एक सॉलिड कोर बनता है जिस पर भूकंप के खिंचाव या हरकत का ज्यादा असर नहीं होता। पत्थरों के ये ढीले ढाले थैले भूकंप की ताकत को पूरी इमारत में फैला देते हैं, जिससे उसकी तबाही की ताकत कम हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी ने ग्रेट पिरामिड को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया और उसकी मरम्मत मुमकिन हो सकी। तो कराल अगर भूकंप से तबाह नहीं हुआ था तो लोग उसे छोड़कर क्यों गए? अंदर चलते। डैन सैनवाइस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग इसे छोड़कर क्यों गए थे। हाँ, कुछ तो चल रहा था। ये हवा के साथ आई कोई चीज तो नहीं थी। ओह, देखिए कितने बड़े पत्थर हैं। इसमें हम जितना नीचे जा रहे हैं उतना ही पुराने वक्त में लौटते जा रहे हैं। ये रेत में बदलाव ढूंढ रहे हैं, यानी ऐसी असामान्य परतें जो किसी कुदरती आफत का सबूत हो सकती हैं। यहाँ गौर करें तो बहुत दिलचस्प डिपॉजिट है। लगभग 5 मीटर की गहराई में बड़े बड़े एंगुलर रॉक्स एक साथ पड़े हैं। इन्हें यहाँ एक साथ लाने के लिए काफी पानी की जरूरत पड़ी होगी। काफी तेज बहाव की वजह से ये पत्थर यहाँ इस तरह जमा हुए होंगे। साल में ज्यादातर समय कराल रेगिस्तान बना रहता है, लेकिन यहाँ कभी कभार बाढ़ आ जाती है। भूकंप से सेडिमेंट ढीला पड़ जाता है और घाटी में ऊपर तूफानी बारिश होने से ढेर सारा कीचड़ बहने लगता है। कीचड़ के इस बहाव को पेरू में वाइकोस कहते हैं।
अगर हमने उस आफत को देखा होता तो सबसे पहले हमें बारिश नजर आती, बादलों का गरजना और बिजली का चमकना दिखाई देता, फिर बहुत तेज बहाव या गरज जैसी आवाज आती और इस घाटी से कीचड़, पत्थर और रेत की बड़ी सी दीवार कैरल की ओर तेजी से बढ़ने लगती। इसकी चपेट में आने वाला जिंदा नहीं बचता। 2017 में पेरू के इस इलाके ने कई विनाशकारी हाइकोस को झेला था। यहाँ के कई शहर आज भी उसे भूल नहीं पाए हैं। लगभग 5000 साल पहले कराल एक नदी के ऊपर एक टेरेस पर बसा था ताकि शायद सबसे बुरे हाइकोस से बचा रह सके। कराल के आर्किटेक्ट्स ने शहर को कुदरत का कहर झेलने लायक बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। डैन का मानना है कि किसी जबरदस्त कुदरती ताकत ने ही उन्हें पिरामिड्स को छोड़ जाने पर मजबूर किया होगा। इन्हें लगता है कि कराल के खत्म होने में यहाँ चारों तरफ मौजूद रेत के बड़े बड़े टीलों का हाथ है। कुछ की ऊंचाई 30 मीटर से भी ज्यादा है। ये टीले हजारों साल पहले जलवायु में एक बदलाव की वजह से बने थे। जब कैरल फल फूल रहा था तो मैंने देखा कि उस दौरान क्लाइमेट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया था और एल नीनियो की शुरुआत होने लगी थी, जो हर 2 दशक में होती है। इसका मतलब है हर कुछ समय के बाद तट के पास का पानी गर्म हो जाता है, वो भाप बनकर उड़ता है और जमीन की ओर बढ़ता है, जिससे घाटी में जबरदस्त तूफानी बारिश होती है। तूफान अपने आप में जानलेवा खतरे हैं, लेकिन अगर कहीं पहले भूकंप आ चुका हो तो वो और भी ज्यादा तबाही मचाते हैं। इस इलाके में आए भूकंप से पहाड़ों की सूखी मिट्टी ढीली पड़ गई, जिससे मलबा पहाड़ों के निचले हिस्से में आ गया। प्रशांत महासागर के गर्म पानी से होने वाली तेज बारिश ने इस मलबे को बहाकर नदियों में पहुंचा दिया और आखिरकार ये समुद्र तट तक पहुंच गया। कई दशकों तक इनके इस तरह जमने से एक बड़ा रिज बन गया। इसने मछलियों से भरी खाड़ियों को बंद कर दिया और उनमें रेत भर गई। इससे भी बुरा यह हुआ कि तेज हवा रेत को जमीन की ओर उड़ाने लगी, जिससे उपजाऊ खेत रेगिस्तान बन गए। 1000 सालों में धीरे धीरे कराल का दम घुट गया। उससे ये टीला बना जिस पर हम खड़े हैं। ये 30 मीटर का टीला रेत से बना है। आखिरकार कुदरत ने कराल को खत्म कर दिया। उसकी खेती, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके शानदार पिरामिड्स सब रेत में दफन हो गए। खेतों के ढक जाने पर कैरल की सभ्यता के आर्थिक आधार का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। वो खेतीबाड़ी और मछली पकड़ने पर आधारित था। अगर आप खेती के बड़े हिस्से को खत्म कर दें तो फिर वो फायदेमंद नहीं रह जाता। कैरल के साथ भी यही हुआ था, इसलिए वो खत्म हो गया। लगभग 3600 साल पहले अपनी सभ्यता के कमजोर पड़ने पर कराल के नागरिक इतिहास से गायब हो गए। मिस्र के लोगों ने इसके 1 सदी बाद तक पिरामिड्स बनाना जारी रखा, लेकिन इसके बाद अमेरिकी महाद्वीपों में काफी समय तक कोई पिरामिड नहीं बना और फिर 1000 साल से भी ज्यादा समय के बाद टियोटिहुआकान और ला वेंटा में उनका निर्माण हुआ। लेकिन डैन का मानना है कि कराल की संस्कृति और उसके रीति रिवाज कायम रहे। जब लोगों ने कैरल शहर को छोड़ा तो कैरल सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन वहाँ के लोग खत्म नहीं हुए और उनकी परंपराएं भी कायम रहीं। बेशक इनमें से कुछ परंपराएं बाद में भी कई पीढ़ियों तक लोगों पर असर डालती रहीं। अब आर्कियोलॉजिस्ट कराल की विरासत के पहले सबूतों को बस उजागर करना शुरू कर रहे हैं। कराल से लगभग 20 किलोमीटर दूर विचामा की छोटी सी आर्कियोलॉजिकल साइट है। अल्देमार क्रिस्पिन इस पुराने शहर में खोजबीन कर रहे हैं, जो कराल के खत्म होने के कुछ समय बाद बसा था। विचामा का निर्माण लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और ये 1500 ईसा पूर्व तक बसा रहा। इनका मानना है कि विचामा के आर्किटेक्ट्स ने उस बड़े शहर से प्रेरणा ली जो किसी जमाने में यहाँ से कुछ ही दूरी पर खूब पल बढ़ रहा था। कराल की सभ्यता के साथ एक रिश्ता मौजूद है। वास्तव में विचामा को कराल की संस्कृति विरासत में मिली थी। हम देख सकते हैं कि वो भी गोल कोर्टयार्ड्स बनाते थे। इमारतों के ऊपर प्लेटफॉर्म्स और अनुष्ठान की जगह बनाई जाती थी। इसके अलावा वो चीकरा का भी इस्तेमाल करते थे।
लेकिन वीचामा के लोगों ने सिर्फ आर्किटेक्चर की ही विरासत नहीं हासिल की थी। अल्देमार का मानना है कि वो कोराल के लोगों को भी याद रखते थे। इन्हें यहाँ बहुत अच्छी तरह तराशी हुई आकृतियों की कतार मिली है। ये आकृतियां उनके पूर्वजों का प्रतीक हो सकती है। उभरी हुई पसलियों वाली ये आकृतियां दुबली और आफत की मारी लगती हैं। अगर इन आकृतियों को ध्यान से देखें तो इन पर पसलियां दिख रही हैं, जो कि इस इलाके में खाने की कमी और अकाल का प्रतीक हो सकती हैं। ये कराल की सभ्यता के अंत में संकट के समय की याद से मेल खाता है। क्या ये आकृतियां कराल के आखिरी निवासियों की हैं, जो बदलती जलवायु की वजह से भूखमरी का शिकार होने लगी थी? ऐसा लगता है कि कराल से लोगों के जाने के कई दशकों के बाद भी उसके नागरिकों की बुरी हालत उसके बाद की संस्कृतियों की याद में बनी रही। कराल शहर 1000 सालों तक फलता फूलता रहा और फिर रेगिस्तान की रेत ने उसका दम घोंट दिया। उसके लोगों ने अमेरिकी महाद्वीपों की पहली सभ्यता कायम की थी। सभ्यताओं का मतलब है जटिल सामाजिक बनावट। इसका मतलब है साइंस और टेक्नोलॉजी की बेहतर जानकारी होना, और इसका मतलब है संगठित जीवन जिसमें कुछ लोगों की सत्ता हो। और यहाँ कराल की सभ्यता में हमें यही सब मिला है। किसी जमाने में ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि सभी सभ्यताएं एक ही रास्ते पर चलती हैं। किसी भी नई सभ्यता के पीछे युद्ध एक जरूरी ताकत होती थी और वहाँ मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी मिलते थे। कराल ने सारे नियमों को तोड़ दिया। ये इंसान के इतिहास में सबसे अनोखी बात है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला है वो दूसरी शुरुआती सभ्यताओं जैसा नहीं है, और इससे ये समझ में आता है कि एक सिविलाइज समाज बनने के कई अलग रास्ते हो सकते हैं। कराल की कमाल की कहानी आर्कियोलॉजिस्ट को सभ्यताओं के इतिहास पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही है। यहाँ से मिले सबूतों से साबित हो गया है कि समाज शांतिपूर्ण शुरुआतों से भी पनप सकते हैं, जो जीत पर नहीं बल्कि व्यापार से पनपा हो। और वो सभ्यता टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतनी विकसित हो कि मिट्टी के मामूली बर्तन का आविष्कार करने से पहले ही उसने भूकंप को झेल सकने वाली इमारतें बना ली। कराल ऐसा समाज था जिसने कुदरत की कुछ सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना किया, लेकिन आखिरकार उसकी हार हुई। वो अमेरिकी महाद्वीपों की पहली सभ्यता थी।